शांत हो जाइए। बोहर का परमाणु सिद्धांत और रदरफोर्ड का वो सब खत्म हो गया मॉडल वॉडल, ठीक ना। अब जो है हमें बोहर के सिद्धांत से ना हाइड्रोजन सदिश, क्या लिखा है, हाइड्रोजन सदृश माने हाइड्रोजन के जैसे, ठीक ना। बोहर जो अपना सिद्धांत बताए थे ना, उनका सिद्धांत जो है एकल परमाणु के लिए लागू होता है। एकल परमाणु मतलब कि जिस परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी हाइड्रोजन और हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लिथियम में से 2 गो, यानी हाइड्रोजन हो, हीलियम आयन हो, लिथियम आयन हो, इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इन सब के लिए जो है इसका जो है बोहर का सिद्धांत लगता है, ठीक ना। तो इन्हीं के लिए जो है अब हम देख रहे हैं कि ऊर्जा कक्षा निकालेंगे। चलिए इसमें लिखिएगा, हाइड्रोजन सदिश परमाणुओं में, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्र बल, इन इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक के द्वारा प्राप्त होता है। नाभिक के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जैसे ये नाभिक हो गया, ठीक ना। नाभिक पर कितना आवेश रहेगा, प्लस का Ze, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, माइनस का ही रहता है। इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस ही रहता है ना, है। और इसके कक्षा की त्रिज्या अगर हम r मान लें, तो r कक्षा की त्रिज्या में ये चक्कर लगा रहा है, तो अभिकेंद्र बल का मान हो जाएगा mv²/r, ठीक ना। और यह बल जो है किस बल के बराबर होगा, तो हम देखें कि एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा, स्थिर वैद्युत बल कूलाम का नियम से 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 Q1 Q2, तो यहाँ पर हो जाएगा Ze, ठीक ना। और एक हो जाएगा E, और बटे में हो जाएगा r²। यहाँ r से r कट जाएगा। आप लोगों के दिन होगा में r इसलिए था क्योंकि स्थिति ऊर्जा निकाले थे उस दिन, ठीक ना। तो स्थिति ऊर्जा में Q1 Q2 बटे में r होता है, और कूलाम बल में Q1 Q2/r² होता है। यहां से हम निकाल लिए mv² की वैल्यू 4πε0 Ze² बटे में r, ठीक ना। और इसको बनाए समीकरण नंबर 1, ठीक ना। ये तो ऐसे कॉमन तरीके से हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है r कक्षा की त्रिज्या में चक्कर लगा रहा है, तो अभिकेंद्र बल इतना होगा, और ये अभिकेंद्र बल जो है वैद्युत आकर्षण बल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम
बस एक समीकरण जनरल तौर पर निकाल ले। लेकिन बोहर का सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो, ठीक ना। परंतु बोहर सिद्धांत से कोणीय संवेग का होता है mvr। यहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, उसका वेग है, और r उसके कक्षा की त्रिज्या, ठीक ना। nh/2 ठीक ना। इसको बनाए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस समीकरण 2 का स्क्वायर करके इसमें इससे भाग कर देते हैं, ठीक ना। तो समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक ना। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। अब भाग किसे देना है, 1 से देना है, mv स्क्वायर, ठीक ना। इधर क्या है, nh/2 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, अब बटे में 4 स्क्वायर, ठीक ना। इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, जो नीचे ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे इसमें भाग करेंगे तो पलट जाएगा, 4 πε0 r और z e स्क्वायर, ठीक ना। ऊपर देखिए इधर एगो आर है तो इधर एगो आर कट जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर, एगो m से एगो m कट जाएगा, ठीक ना। बहुत देर से बिछड़े थे, क्या बतिया रहे हो है? क्या बचा उधर, m बचा है और r बचा है, तो हमें r निकालना है, ठीक ना। त्रिज्या निकालना है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, तो r बराबर आएगा, अच्छा और कुछ कट रहा है ना, 4 एगो पाई कट रहा है, नीचे पाई का स्क्वायर है, तो r बराबर आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर ε0, ठीक ना। ऊपर यही है, और हाउ m आएगा, एगो पाई भी बचा है, πmze स्क्वायर ये होगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख लिया जाए, तो r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 πmze स्क्वायर, इसको बना लिया समीकरण नंबर 3, और यही है कक्षा की त्रिज्या, ठीक ना। इसका बड़ा यूज है, आगे आने वाले जितने भी फार्मूले आएंगे, ठीक ना। ये कक्षा की त्रिज्या एकदम याद करना है आपको कि r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर ε0 बटा में πmze स्क्वायर, ठीक ना। यानी हम जो है किसी विशेष परमाणु के लिए, ठीक ना, उसके एकल इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए z बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पाई भी नियतांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा, h ये भी नियतांक है, i ये भी नियतांक है, e ये भी नियतांक है, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि पाई h ε0 m और क्या e, ये क्या है, ये नियतांक है, ठीक ना। और किसी परमाणु विशेष के लिए z भी क्या होगा, z भी नियत होगा,
मतलब हाइड्रोजन के लिए निकालें 1 होगा, हीलियम के लिए निकालें तो 2 होगा, लिथियम के लिए निकालें तो 3 होगा, ठीक ना। तो ये भी नियतांक हो जा रहा है, अर्थात R सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, n² के, ठीक ना। यानी जिस नंबर वाली कक्षा निकालनी हो, ठीक ना, अगर पहले नंबर वाली कक्षा निकालनी हो, ठीक ना, तो R प्रोपोर्शनल 1 हो जाएगा। दूसरे नंबर वाली कक्षा की त्रिज्या निकालनी हो तो 2 हो जाएगा। जैसे है नाभिक हो गया, आई पहला उपकोष, आई दूसरा उपकोष, आई तीसरा, ठीक ना। तो अगर हाई पहला वाला का निकालना है कि पहला वाले की त्रिज्या कितनी है, तो n की वैल्यू 1, दूसरे वाले की निकालना है n बराबर 2 हो जाएगा, समझे। यानी कक्षक की जो त्रिज्या होती है n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, जो आई कहाँ भाग गया, हाँ है दे, mvr बराबर nh/2 पाई, यहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको 1 2 3 4 या k या m से प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो वही चीज हो गया, अर्थात परमाणु के कक्षक की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, या इसको समानुपाती भी लिख सकते हैं, ठीक ना। नोट करिए जल्दी से, इसको इधर से हटाते हैं, दूसरा फार्मूला लेके आते हैं। बोहर त्रिज्या, ज्यादा लिखना है का, बोहर का जो सिद्धांत था वह केवल जो है हाइड्रोजन सदिश, यानी हाइड्रोजन के जैसे जो परमाणु रहेंगे उन्हीं पर लागू होगा, अर्थात हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। तो जब इसमें हम Z बराबर 1 रख देते हैं, ठीक ना, जब Z बराबर 1 रख देंगे और यहाँ पर n बराबर भी 1 रखेंगे, तो वहां से जो R की वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं बोहर त्रिज्या, ठीक ना। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहते हैं, ठीक ना। इसमें हम रख देंगे n बराबर 1 और Z बराबर 1, ठीक ना। तो आएगा R1, ठीक ना, R1 से ही दिखाया ही जाता है। तो n की वैल्यू 1 हो गई, बाकी यही सब लिख लेते हैं, h² एप्सिलॉन नॉट पाई m ZE², ठीक ना। पूरा ही सब हल कर लेंगे, आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। यानी बोहर त्रिज्या जो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, ठीक ना। सवाल देता है और कहता है कि इसकी बोहर त्रिज्या से तुलना कीजिए, ठीक ना। तो हाई फार्मूला याद रखे रहना है और इसमें n और Z की वैल्यू 1 रख के बोहर त्रिज्या निकाल लेना, इतना आ जाएगा। या नहीं तो जब तुलना करने के लिए अगर केवल कहेगा तो हेजन n और Z की जगह पर 1 रख के आप भाग कर देते हैं तो तुलना हो जाती है। एक आध न्यूमेरिकल कराएंगे।
वहाँ है और अच्छे से समझिए, कहीं भी पढ़ना हो एक जगह पढ़िए, ठीक ना, स्थिर होकर के। मिटा दें। हेडिंग लगाइए, अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, अस्थाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। मिटा दे। समीकरण 2 बताइए तो क्या है? समीकरण 2 एम बी आर है कि एम बी है? अच्छा चलो एम। अच्छा देखो, वेग निकालना है ना, वेग निकालना है, वेग उसी में है समीकरण 2 में। क्या है? एम बी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई, यहां से भी निकालें तो एन एच अपान 2 पाई एम आर, ठीक ना, ये आया। अब हम एक काम करते हैं कि समीकरण 3 से, ठीक ना, समीकरण 3 से यहां हम आर की वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 3 से आर का मान, बात ना करिए, समीकरण 3 से आर का मान रखने पर भी बराबर एन एच 2 पाई एम, ठीक ना। आर की वैल्यू क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर, यही है ना। भी बराबर क्या आ जाएगा? आई टोटल वैल्यू ऊपर चली जाएगी एन एच, और फिर गुणे में हो जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर है, और 2 पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एगो एच से एगो एच गया, एगो एन से एगो एन गया, आई पाई से पाई गया, एम से एम गया। भी बराबर क्या आया? जेड ई स्क्वायर अपन 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। तो वेग का फार्मूला हो गया जेड ई स्क्वायर बटा में 2 एन एच एप्सिलॉन नॉट। हाँ सही है। अब यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं कि एन को निकालने बाहर, बाकी सब नियतांक है। जेड ई स्क्वायर बटा में 2 एच एप्सिलॉन नॉट, यानी वेग जो होता है, ठीक ना, वेग जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। यानी क्वांटम संख्या अगर जितनी बढ़ेगी वेग उसका क्या होगा? कम होगा जी, व्युत्क्रम में ना है, उल्टा में ना, उल्टा है, देखिए। यानी अगर यहां देखें पहले कक्षक में तो वेग ज्यादा रहेगा, जैसे ही दूसरे कक्षक में देखेंगे n बराबर 2 कम हो जाएगा, इधर देखेंगे तो और कम। यानी जैसे ही नाभिक से दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाता है। आई बात समझ में? नोट करें।